EMF E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R में रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज हम अभी तक का हमारा नॉलेज ये है कि एक सेल है वो सर्किट में चार्जेज को पुश करता है और चार्जेज चलते हैं जिसके कारण करंट बनती है। तो हम सबसे पहले एक सेल हमने बनाया। अब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो सर्किट में बार बार हम इस तरीके से ना बना करके आगे कॉम्बिनेशन में केवल इतना ही बना देना पर्याप्त होगा, या और आगे देखेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी तो केवल इतने से ही सेल का रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहेगा। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका EMF E हो गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। अब ये सेल कर क्या रहा है, एक एक्सटर्नल लोड है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसमें करंट को फ्लो करवा रहा है, करंट I है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। अब हमारा नॉलेज कहता है कि जो करंट, तो इस सर्किट के लिए करंट हम लिखेंगे, करंट I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के ही सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। नेट EMF इसका E है अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आई आर प्लस आई कैपिटल R इज इक्वल टू T। यहां से यहां का ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका यहां से यहां का V है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू IR हम जानते हैं। तो IR के स्थान पे हम यहाँ IR प्लस V इज इक्वल टू E रख देंगे। यहाँ पर ये B की वैल्यू, IR की वैल्यू B हो गई। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट IR इधर जाएगा तो E में से घट जाएगा, या B इक्वल टू E माइनस IR। ये हमको मिला। यहां से क्लियर हो रहा है कि जो B है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये EMF फैक्टर E से छोटा होता है, क्योंकि E कैपिटल E जो है EMF में से ये घटाया जा रहा है, अर्थात E में से ये घटेगा तभी B के बराबर होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी सेल के EMF से कम होता है। अब इसके अनदर रिलेशन भी हम देख लेते हैं। यहां से हम R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R को इधर ले आएंगे। ये एक रिलेशन आपको मिला, V इक्वल टू E माइनस IR। यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा, IR इज इक्वल टू E माइनस V। ये हो गया, या R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। तो R की वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब I की वैल्यू, सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हम जानते हैं। तो यहां पर हम रखेंगे वैल्यू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस B अपॉन V अपॉन R। ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल R E माइनस B अपॉन V। अब इस B को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी अलग अलग लिख देंगे, R E अपॉन B
माइनस बी अपॉन बी मीन्स 1। तो ये एक रिलेशन बना इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच। ये अनदर फॉर्म हुए। अब इसमें जो सर्किट हमने दिखाया हुआ है, इस सर्किट में जो सेल लगा है वो सेल चार्जेज को पुश कर रहा है, चार्जेस सर्किट में मूव कर रहे हैं, जिसके कारण करंट आई बन रही है। अर्थात सेल अभी डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। सेल को जब हम चार्जिंग कंडीशन में दिखाएंगे तो यहाँ से जैसे हमारा फोन हो गया, मोबाइल फोन में एक बैटरी लगी हुई है, कई सेलों से कॉम्बिनेशन से ही बैटरी बनती है। बैटरी उस सर्किट में करंट को कंटिन्यूअस फ्लो कराती रहती है। तो जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो जब डिस्चार्जिंग के कंडीशन में रहेगा तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा, और जब चार्जिंग में रहेगा तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ, इस नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ हमने जोड़ दिया चार्जिंग। तो यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ेंगे, यहाँ पर नेगेटिव। अब ये जो सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब उस केमिकल रिएक्शन को फिर से रिवर्स करना है तो हमको ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा, तभी रिएक्शन बदलेगा। तो यहाँ पर चार्जिंग की कंडीशन के लिए यही एक्सप्रेशन B इक्वल टू बन जाएगा E प्लस आई आर। यहाँ पर अब कौन ज्यादा है, B इज ग्रेटर देन कैपिटल। इस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा है, अर्थात 3 वोल्ट की बैटरी है, अगर वो चार्जिंग की जा सकती है तो उसको 3.2 3.5 वोल्ट के ही चार्जर द्वारा चार्ज किया जा सकता है, अदरवाइज चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 वोल्ट उसका ईएमएफ ही है। जब 3 वोल्ट लगाएंगे तो वो चार्ज नहीं होगा, उसमें रिएक्शन उल्टा स्टार्ट नहीं होगा। जब हम ज़्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो तभी में चार्जिंग शुरू होगी, तब वो चार्ज होगा। इस कंडीशन के लिए B इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर इस कंडीशन के लिए E इज ग्रेटर देन कैपिटल। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ईएमएफ से जब सेल डिस्चार्जिंग कंडीशन में रहेगा। जब सेल चार्जिंग कंडीशन में रहेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होगा, तभी वो चार्ज होगा। तो ये रहा रिलेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल का कॉम्बिनेशन हम आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो सेल होता है वो एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये किसी भी सर्किट में क्या करता है, चार्जेज को पुश करता है। पूरे सर्किट में चार्जेज दौड़ते हैं जिससे करंट बनती है। अब एक सेल के पास, एक सेल द्वारा हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यानी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट नहीं हम प्राप्त कर सकते, यानी उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेज पुश कर सके। तो 1 सेकंड में जितने चार्जेज उस सर्किट में दौड़ेंगे वही उसकी करंट होगी। तो जितना ज़्यादा वो पुश कर पाएगा उतना ही करंट बनेगा। तो हमारी करंट की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो सेल का है कॉम्बिनेशन हम 3 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला है सीरीज है, पैरेलल है और मिक्स्ड है, और इसको ग्रुपिंग भी कहते हैं। तो ये तीनों अभी हम पढ़ने चल रहे हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहें, इंटरेस्टेड टॉपिक है। और हम देखते हैं कि सेल के कॉम्बिनेशन द्वारा किस शर्त के लिए, किस कंडीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट हम सर्किट में दे सकते हैं या सर्किट द्वारा ली जा सकती है करंट।
तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का सबसे है सीरीज पहला, इन सीरीज जिसे हम सेलों के संयोजन का श्रेणी क्रम भी कह सकते हैं। अब सबसे पहली चीज, ये कॉम्बिनेशन किस टाइप से होता है तो हम जानते हैं एक सेल के पास दो पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो हमें ध्यान क्या देना होता है, अलग अलग क्रम में, सीरीज हो, पैरेलल हो, कंसेक्यूटिव हो, तो हमें कैसे जोड़ना है इस बात का ध्यान। अब सबसे पहली चीज, एक टार्च में अगर हम 1.5 वोल्ट की 3 सेल अगर लगा रहे हैं तो हमारे सेल लगाने का क्रम ये होता है, पहला सेल, ये पहला सेल पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर का निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इधर हो गया, निगेटिव इधर हो गया। अब दूसरे सेल का हम जब भी रखेंगे इस पर, तो उस सेल का पॉजिटिव रखेंगे, उसके बाद फिर अगले सेल का पॉजिटिव निगेटिव पर रखते चले जाएंगे, यानी हर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में एक तरफ निगेटिव टर्मिनल बनता है और सबसे आगे पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। फिर उसी से हम सर्किट का कनेक्शन करते हैं। तो जो करंट फ्लो होती है उस सर्किट में वो किस शर्त पर ज्यादा होगी हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम फिगर में लिखने पढ़ने वाली भाषा में जो हम इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको देखते हैं कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो कॉम्बिनेशन है क्या। तो फिगर में सबसे पहली चीज जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि दो पैरेलल लाइनें होती हैं, एक सबसे लंबाई में बड़ी होती है और एक लंबाई में छोटी होती है। तो जो बड़ी पैरेलल लाइन होती है इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका निगेटिव टर्मिनल। तो ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सिंबल हम जानते हैं, ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेल का ईएमएफ हम दिखाते हैं कैपिटल ई द्वारा, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद आगे हमको कई सारे सेल इसी में सीरीज में जोड़ देने हैं। तो हम जोड़ने का क्रम हमने देखा कि हर निगेटिव टर्मिनल से अगले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता जाएगा और लास्ट में निगेटिव टर्मिनल उधर बचेगा, उधर पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने इस कॉम्बिनेशन में n सेल कंसीडर किया। n सेल हमने माना कि ये, अब इसका भी ईएमएफ हमने वही माना E है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसे ही डॉट डॉट इसमें n सेल कंबाइंड है, बीच में बहुत सारे, पहला सेल दूसरा सेल, बीच में कई सेल हैं, लास्ट में एनवा सेल है, nth सेल। तो उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, निगेटिव टर्मिनल और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हो गया। ये बीच में n सेल्स हो गए। अब ये कॉम्बिनेशन तो हो गया लेकिन सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ। बिना सर्किट पूरा हुए ये सर्किट में करंट को फ्लो नहीं करवाएगा, यानी चार्ज को पुश नहीं कर पाएगा। तो सर्किट को पूरा करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल लोड देना होगा जिसका कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होगा, उसी में ये चार्जेस को फ्लो करवाएगा और ये एक्सटर्नल जो लोड है जिसका रेजिस्टेंस R हमने माना है, ये इन सभी के कॉम्बिनेशन द्वारा जो भी करंट बनेगी उसी से ये ऑपरेट होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान देना है पहली चीज का
कि सभी सेल के निगेटिव टर्मिनल अगले वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े रहेंगे और सबसे लास्ट वाले सेल का निगेटिव टर्मिनल है और इधर सबसे पहले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल है। इससे जो एक्सटर्नल लोड आपको चलाना है, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, वो इन दोनों टर्मिनलों से जुड़ेगा। तो ये कंप्लीट सर्किट बना। अब इसमें करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो करेगी इस तरीके से। अब ये तो हो गया इसका कॉम्बिनेशन का जो फिगर है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली बात जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, सबसे पहली चीज कैलकुलेट हमें क्या करना है, इस सर्किट का सबसे पहले नेट ईएमएफ निकालना है, दूसरा हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फिर उसके बाद करंट का एक्सप्रेशन लिखना है। इसके बाद करंट मैक्सिमम कब होगी इसकी शर्त हमें लिखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस शर्त के लिए जो करंट होगी वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। तो सबसे पहली चीज नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ में अब हम एक टार्च लिए, टार्च में 3 सेल लगते हैं 1.5 वोल्ट। पहला सेल हमने रखा, उसके ऊपर दूसरा रखा, जोड़ने का क्रम हमारा वही, हर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जुड़ता जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल सबसे लास्ट में, निगेटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव पर पॉजिटिव, तीनों सेल लगा दिए। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तीनों मिलकर के 4.5 वोल्ट बने। एक टार्च में अगर हम 3 सेल लगा रहे हैं, रेडियो में भी हम इसी तरीके से सेल को जब भी सेट करते हैं, लगाते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है। 1.5 वोल्ट के अगर 3 सेल हैं या 4 सेल हैं तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 4 के लिए 6.0 वोल्ट, यानी ईएमएफ उसका 6 वोल्ट का बनता है। 3 सेल रहेगा तो 4.5 वोल्ट बनेगा और 2 सेल रहेगा तो 3.0 वोल्ट बनेगा, यानी 3 वोल्ट का ईएमएफ बनता है। अब आगे नेट ईएमएफ हमने ईएमएफ के, इसका भी ई वोल्ट एन से लिए, तो हमने 1.5 3 से लिया, तीनों का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, कंबाइन किया तो ये हो गया 4.5। इसी तरीके से हमने पहले सेल का ई प्लस डॉट प्लस ई, यहाँ लिखा n टाइम्स n बार, 1.5 को 3 बार जोड़ा आपने 4.5 आ गया। ई को आप n टाइम जोड़ेंगे, या आप यहाँ से ई कॉमन लेके 1 प्लस डॉट प्लस 1 n टाइम्स। एक को 1 को आप 2 टाइम प्लस करेंगे 2, 3 टाइम प्लस करेंगे 3, 4 टाइम प्लस करेंगे 4, n टाइम प्लस करेंगे तो n, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एडिशन आया e इंटू स्मॉल n, ये आपका आ गया n e। तो यहाँ से हमको मिला क्या, जो इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ है वो आया n e। अब इस सर्किट में सबसे पहले सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है उनका इक्विवेलेंट वैल्यू, उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू
सीरीज में रेजिस्टेंस को जब भी हम कंबाइन करते हैं तो वो सीधे सीधे डायरेक्टली जुड़ जाता है R प्लस R प्लस R प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। E को n टाइम्स जोड़ा यानी हो गया, R को n टाइम्स जोड़ेंगे n R। अब पूरी सर्किट का इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल हो गया, ये सेकंड टर्मिनल इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से, इसी क्रम में ये जुड़े हुए हैं। अब इसी तरीके से आगे हम देख लेते हैं इसका सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, तो जब तक कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो ये सभी के ही ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो NR सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है और R इसमें जुड़ जाएगा तो पूरी सर्किट का हो जाएगा। ये आपका NR प्लस कैपिटल R। तो हमारे कॉम्बिनेशन में जो हमको सीरीज या सेलों के कॉम्बिनेशन में जो हमको पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो फिगर हो गया, नेट ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो गया, सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब बात आती है करंट। टेकन बाय एक्सटर्नल लोड, जो करंट एक्सटर्नल लोड लेगा वो I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। नेट ईएमएफ कितना है, M कैपिटल E। नेट रेजिस्टेंस इसका आया है NR प्लस कैपिटल R। ये करंट की वैल्यू हो गई। अब यहां से हमें दिख क्या रहा है, करंट I एक फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है NE, डिनोमिनेटर है NR प्लस कैपिटल R। अब अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब डिनोमिनेटर कम होने पर ही I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो डिनोमिनेटर कम होने की दो शर्त है। पहली शर्त है या तो ये इतना कम हो इसकी तुलना में, ये यहाँ पर ना जोड़ा जाए, या दूसरा ये वाला R इतना कम है इसकी तुलना में कि ये यहाँ पर ना जोड़ा जाए, यानी उसके जुड़ने से इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम जोड़े या ना जोड़े। तो जहां से दो शर्त निकलती हैं, दोनों शर्त को नोट करते हैं। अब फर्स्ट केस है इफ NR इज लेस देन या ग्रेटर देन कैपिटल R। NR की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है कैपिटल R, तो कैपिटल R इस बार छूट जाएगा। कैपिटल R इज नेग्लिजिबल। कैपिटल R को छोड़ेंगे यहाँ पर, तो I इज इक्वल टू M कैपिटल E अपॉन M स्मॉल r। M से M कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r। वही एक सेल को लेकर हम अगर देखते हैं, एक सेल का ईएमएफ है E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ईएमएफ हो गया E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया R, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r।
तो इसके द्वारा जो करंट बनी I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल, अर्थात जब सेल के कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा, तब हम अगर सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं सेल को, तो उस सेल द्वारा उस कॉम्बिनेशन द्वारा जो करंट बनेगी वो एक सेल द्वारा बनी करंट के बराबर होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम एक सेल के लिए लिखते, एक सेल के लिए करंट लिखते I इक्वल टू टोटल EMF E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R को छोड़ देंगे, यहाँ से ये नेगेटिव होगा तो I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r बचेगा, और I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r वही यहाँ पर भी आ रहा है। अर्थात जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तब हम जब सीरीज में कंबाइन करेंगे तो जो हमें करंट मिलेगी वो एक सेल के बराबर होगी। अर्थात इस टाइप्स के कॉम्बिनेशन में अगर ये शर्त जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है, तो हमें सीरीज में जोड़ना कोई लाभ नहीं देगा, कोई फायदा नहीं होगा, सीरीज में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में यहाँ से इधर आप नोट कर लिए होंगे, सेकंड कंडीशन में इफ NR लेस देन कैपिटल, इस बार NR इज नेग्लिजिबल, छोड़ दिया जाएगा, नगण्य होगा, तब I इज इक्वल टू N कैपिटल E अपॉन कैपिटल R। NR तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, और ये बना किसके, N इंटू करेंट फ्रॉम सिंगल सेल। एक सेल द्वारा इस शर्त के लिए, एक सेल द्वारा, अभी आपने फिर से यहां लिखा, एक सेल के लिए अगर हम लिखें I इक्वल टू नेट EMF, एक सेल का EMF E है और एक्सटर्नल लोड R दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है स्मॉल, तो ये करंट बनेगी एक सेल द्वारा I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ पर वही शर्त अप्लाई करते हैं। शर्त क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफी कम है, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो यहाँ स्मॉल r छोड़ दिया जाएगा, I इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल E अपॉन R, कैपिटल E अपॉन R, ये करंट बनी। तो E अपॉन कैपिटल R एक सेल से करंट है, उसी का यूनिट है, यानी टू करंट फ्रॉम सिंगल सेल। तो ये जो सेकंड कंडीशन है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो इसमें जो करंट हमें मिलेगा वो जितने सेल जुड़े रहेंगे उतने सेल के एक सेल द्वारा जो करंट बनेगी उसी का उतना गुना, 5 सेल है तो 5 गुना, 10 सेल है 10 गुना, n सेल है तो n गुना ये करंट हमको मिलेगी। अब यहां से हमको साफ दिख रहा है कि यदि जिस चीज को हमें सेल के कॉम्बिनेशन से ऑपरेट करना है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन द्वारा ही हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा करंट मिल सकती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो हमें सीरीज में सेलों को कंबाइन करना फ़ायदेमंद होता है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होता है।
Hence, when the internal resistance of the connected cells is much smaller than external resistance, then the cells should be connected in series to obtain a strong current. अर्थात जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन ही ज़्यादा धारा देगा। तो इस तरीके से ये पहला हो गया, सबसे पहली चीज फिगर हो गया कॉम्बिनेशन का। नेट ईएमएफ एनई हो गया, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर हो गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट स्मॉल एनआर प्लस कैपिटल आर हो गया। करंट कितनी बनी, आई इक्वल टू एनई अपॉन एनआर प्लस कैपिटल आर। पहली शर्त एक सेल के बराबर, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक सेल करंट देगा वही एन सेल का कॉम्बिनेशन देगा सीरीज का। इसलिए एन सेल या जितने भी सेल सीरीज में कंबाइन करके बैटरी बनाए जाएंगे वो इस शर्त को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि हमें करंट किसको देनी है, क्या चीज़ इससे ऑपरेट कराना है, उसी के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। तो ये रहा पहला। अब हम सेकंड देख ले रहे हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर करंट आई बन रही है मीन्स Q चार्जेस पर सेकंड या टी सेकंड में टी टाइम में आ रहे हैं, यूनिट सेकंड में यूनिट टाइम में Q चार्जेस यहाँ आ रहे हैं, तब करंट आई बन रही है। अब ये चार्जेस यहाँ से चलकर ऐसे आ रहे हैं, ये वाला सेल भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ लिखा गया सभी का सम लिखा गया। अब हम पैरेलल वाले में देखते हैं, पैरेलल वाले में ये बदल जाता है। तो हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं पैरेलल। तो इस सेल के इस प्रकार की कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज हम कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को, इसको देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो सभी सेलों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक पॉइंट से और जो निगेटिव टर्मिनल हैं वो किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये हो गया आपका पहला सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये आपका सेकंड हो गया और बीच में डॉट डॉट करके कई रो हैं, इसमें एन रो है इस तरीके, और ये एनवी nth रो, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ईएमएफ कैपिटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये n सेल्स इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाए गए। अब इसी कॉम्बिनेशन द्वारा जो करंट दी जाएगी वो एक्सटर्नल लोड होगा, जिसका हमने रेजिस्टेंस मान लिया कैपिटल आर। पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल करंट बनेगी, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो सबसे पहली चीज ये कॉम्बिनेशन का फिगर हो गया। पहली चीज हमें लिखना है नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ, अब यहां से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में आ रहा है तो उस 1 कूलम चार्ज को चाहे ये वाला यहां से पुश करके भेजा हो, चाहे ये वाला भेजा हो, चाहे ये वाला भेजा हो। तो अगर यहां से चार्ज इधर जा रहा है, ये वाला पुश कर रहा है, तो यहां से ये आकर के आगे बढ़ेगा। इस वे से आ रहा है, इस सेल के ईएमएफ द्वारा ये पुश
किया जा रहा है तो इधर से आ रहा है, या तो इधर से आ रहा है, या तो बीच की किसी भी रो से जो सेल लगा हुआ है उससे आ रहा है। तो कहने का मतलब जो ईएमएफ होगा सेल का, वो किसी एक सेल का ही ईएमएफ इस पर एप्लीकेबल होगा जब नेट ईएमएफ लिखेंगे। क्योंकि यहाँ से जो भी चार्जेज आएंगे, ऐसा नहीं है कि 1 कूलम चार्ज अगर यहाँ से जा रहा है, ये वाला पुश कर रहा है, उसी समय ये भी पुश करेगा। केवल एक ही सेल एक समय के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नेट ईएमएफ इसका कितना लिखा जाएगा? कैपिटल नेट ईएमएफ कैपिटल ई हो गया। अब ये सभी रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनका कॉम्बिनेशन पूरे यंग सेल्स का पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए हम 1/r n सेल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट प्लस 1/r n टाइम्स, ये आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/r को n टाइम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n/r, implies that Rn is equal to small r by n। ये सभी सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि सभी पैरेलल में है। अब उसी पैरेलल के बाद ये सीरीज में है, तो सर्किट का हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ये आपका होगा। इसको एलसीएम लेकर हम जोड़ सकते हैं स्मॉल r प्लस n कैपिटल R बाई n, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद अगली बात आती है कि इस सेल द्वारा जो करंट ली जा सकती है या करंट दे रहा है एक्सटर्नल लोड को, करंट गिवन टू एक्सटर्नल लोड, करंट हम दे सकते हैं I इज इक्वल टू कितना, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कैपिटल ई है, नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r n कैपिटल R अपॉन n, ये n पर जाकर के n e अपॉन n स्मॉल r प्लस n कैपिटल R, ये करंट बना। अब यहां पर हम देख लेते हैं फाइनली हमको मिला I इज इक्वल टू n कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस n कैपिटल R, ये हमको करंट का एक्सप्रेशन मिला। इसके पहले अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो कॉम्बिनेशन पैरेलल का है ये इतना आ रहा है, सीरीज वाला आया था I इज इक्वल टू n कैपिटल E अपॉन n स्मॉल r प्लस कैपिटल।
यहाँ नंबर ऑफ सेल EMF ऑफ वन सेल, यहाँ पर जो n की वैल्यू है, यहाँ सीरीज वाले में स्मॉल r के साथ है, यहाँ पर कैपिटल R के साथ है। अब हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। पहली शर्त में स्मॉल r कैपिटल R से बहुत छोटा हो तो I इज इक्वल टू, यानी कौन सा नेग्लिजिबल होगा? यहाँ पर स्मॉल r नेग्लिजिबल होगा, देन स्मॉल r नेग्लेक्टेड। स्मॉल r को जब छोड़ देंगे I इज इक्वल टू m कैपिटल E अपान स्मॉल r लिखना नहीं है, m कैपिटल R। n से m कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू E अपान R इज इक्वल टू करंट फ्रॉम सिंगल सेल। तो पहली शर्त के लिए, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन द्वारा जो करंट बनेगी वो एक सेल के करंट के बराबर बनेगी। यानी हमें कंबाइन करना, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कंबाइन करना कोई फायदा नहीं देगा, कोई लाभ नहीं होगा हम जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन करेंगे। अब सेकंड के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ से वही कंडीशन सिंगल सेल के लिए भी अगर हम लेते हैं, सिंगल सेल द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने पर I इज इक्वल टू, ये करंट बनती कैपिटल E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब स्मॉल r छोड़ देंगे तो ये बना क्या? E अपान R। यानी एक सेल द्वारा करंट जो मिल रही है शर्त के लिए, वही उसी शर्त के लिए n सेलों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिल रही है। तो कहने का मतलब हमें इस शर्त पर, शर्त कौन सी है? स्मॉल r, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मच स्मॉलर देन कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब हमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सेकंड, इफ कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस, तब क्या होगा? R इज नेग्लिजिबल या नेग्लेक्टेड। कैपिटल R को छोड़ देंगे तो I जो करंट बनेगी I इज इक्वल टू कैपिटल R, इस बार छूटेगा तो ये भी छूटेगा, M कैपिटल E अपान स्मॉल r इज इक्वल टू M इंटू करंट फ्रॉम सिंगल सेल। यानी जो एक सेल करंट ले सकता है उसी का n टाइम करंट मिलेगी इस तरीके के कॉम्बिनेशन में, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा, तो हमें पैरेलल में कंबाइन करना सेलों को फायदेमंद होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो ये रहा सेकंड कॉम्बिनेशन। अब हम तो फाइनली नोट कर लेते हैं, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल, देन r इज नेग्लेक्टेड, देन I is equal to n into E upon R. Hence the internal resistance of the cells is much larger than the external resistance, then the cells should be connected in parallel. तो यहाँ से हमें शर्त क्या मिली? अब पहले वाले में सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि जब
इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो करंट हमें ज़्यादा मिली। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह की होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो, तब हम जो सेल हम को कंबाइन करेंगे वो हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हमें रिक्वायरमेंट करंट देगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिक्स ग्रुपिंग हम देखते हैं। थैंक यू।